हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम इस चैप्टर में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, क्या था, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है आपके पास स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी जब हमारा देश आजाद हो रहा था, यानी जब हमने अपनी आजादी को प्राप्त कर लिया था, उस समय पे ईद के समय पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बता दें, ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में टोटल 5 to 6 मार्क्स का आता है। 5 से 6 नंबर का ये आपका चैप्टर है और 5 to 6 मार्क्स में आपको इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब आज कराने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पहला टॉपिक आता है वो है आपके पास डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, यानी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत विकास। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर औपनिवेशिक शासन या कॉलोनियल रूल कहते हैं किसे। देखिए, कॉलोनियल रूल या औपनिवेशिक शासन जो है ये उस शासन को कहते हैं या उस व्यवस्था को कहते हैं जब अंग्रेजों का शासन था भारत में। तो भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, यानी जब कोई देश किसी देश का गुलाम होता है और उसके अंदर में उसके प्रोविजंस पे काम कर रहा होता है, उसको ही क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल या फिर औपनिवेशिक शासन कहते हैं। अब इस चैप्टर में आपको समझना है कि उस समय पे क्या-क्या कंडीशंस थी देश के अंदर। सबसे पहले चीज बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमी। जब कॉलोनियल रूल आया था उससे पहले भारत में हमारे एग्रीकल्चर जो था वो एक मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, यानी जीविका कमाने का सबसे जो मुख्य स्रोत था वो एग्रीकल्चर था। ज्यादातर लोग जो थे वो खेती बाड़ी का ही काम करते थे। लगभग 70 to 80% पीपल जो थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते थे। और हमारी जो इकोनॉमी थी भारत की बहुत इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रोस्पेरस थी। यानी अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ज्यादा स्वतंत्र थी, आत्मनिर्भर थी और समृद्ध थी, यानी फलने फूलने वाली। इसलिए तो हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहते थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही थी। इसके साथ साथ द कंट्रीज इकोनॉमी वाज आल्सो कैटेगराइज्ड बाय वेरियस अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज सच एज कॉटन। यहां तक कि हमारे भारत देश में बहुत सारे दूसरे कामों के लिए भी इसको कैटेगराइज किया गया, कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर फील्ड के अलावा भी जो हमारे यहाँ पे काम हुआ करता था। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल है कॉटन का दिया हुआ है। कॉटन एक कच्चा माल के रूप में उत्पादन करते थे और हम कपड़े वगैरह बनाने का, यूरोप वगैरह में इसको सेल करने का भी काम किया करते थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इस समय पे हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंजॉयड वर्ल्ड वाइड मार्केट ड्यू टू द रेपुटेशन ऑफ इट्स फाइन क्वालिटीज ऑफ मटेरियल यूज्ड एट हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। हमारे भारत देश में सबसे अच्छी क्राफ्टमैनशिप मौजूद थी, यानी जो हैंडीक्राफ्ट हाथों से किया जाने वाला जो काम होता है, जिसे हिंदी में हस्तशिल्प भी कहते हैं, ये हमारे देश में बहुत अच्छा था और काफी सारे लोग जो थे वो इस हैंडीक्राफ्ट वर्क को किया करते थे। इस हैंडीक्राफ्ट वर्क में बहुत डेवलपमेंट भी था। हमारा वर्ल्ड वाइड मार्केट में नाम था कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर क्वालिटी का जो है हम हैंडीक्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसका सबसे बड़ा मार्केट जो हमारे लिए था वो यूरोप था। यूरोपियन मार्केट के अंदर हम सबसे ज्यादा जो है हैंडीक्राफ्ट वगैरह को सेल करते थे और हमारे पास हाई स्टैंडर्ड का क्राफ्टमैनशिप जो था वो मौजूद था। ठीक है, इसके साथ साथ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में आई तो उसने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हैंडीक्राफ्ट है या जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज है उन्होंने यूरोप के मार्केट पे बहुत कंट्रोल बना रखा है। तो उनको ये लगता था कि अगर यूरोप के मार्केट पे इनका ही कंट्रोल रहेगा तो हम इससे ग्रो नहीं कर पाएंगे या हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जितने भी नई पॉलिसीज बनाई वो इस बात को ध्यान में रख करके बनाई जिससे उनका देश यानी होम कंट्री, जिसे हम ब्रिटेन कह रहे हैं, या ऑब्वियसली आपको पता होगा ब्रिटिश लोग जो आए थे उनका होम कंट्री ब्रिटेन था, तो उनका फायदा हो सके, ब्रिटेन में उनकी वैल्यू बढ़ सके, यानी उनके गुड्स की वैल्यू बढ़ सके। इस तरह से पॉलिसीज बनाओ जिससे भारतीयों का नुकसान होना चाहिए और हमारा फायदा होना चाहिए। ये सीधे सीधे शब्दों में ये कहें तो ब्रिटेन का बेनिफिट को ध्यान में रख करके सारी पॉलिसीज बनाई जाती थी और हमारे डेवलपमेंट का काम किया जाता था। डेवलपमेंट में इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमारा प्रयास अच्छा है, लेकिन हर एक काम जो हमारे लिए वो अच्छा करते थे उसके पीछे एक ही ऑप्शन होता था और एक ही मोटिव होता था कि उससे ब्रिटेन का फायदा होना चाहिए। अगर ब्रिटेन का फायदा नहीं है तो उस पर जो है अंग्रेजी शासन कोई भी प्रकार का काम नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल
brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into a supplier of raw material, सबसे important, and consumer of finished industrial product from Britain. और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बदला कि भारत जो है वो सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बन जाए और ब्रिटेन जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का हब बन जाए। मतलब क्या कि जो भारत आज तक खुद सामान बनाकर बेच रहा है वो अब भारत नहीं बेचेगा, बल्कि वो कौन बेचेगा? ब्रिटेन बेचेगा। और भारत जो है ब्रिटेन को इन सामानों को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर शर्ट बनानी है तो शर्ट ब्रिटेन बनाएगा, लेकिन उस शर्ट को बनाने के लिए जो प्राइमरी कॉटन लगता है वो कॉटन जो है वो कौन बनाएगा? वो कॉटन जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करेगा। यानी इंडिया सिर्फ कच्चा माल बनाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कच्चा माल सस्ता होता है, रॉ मेटेरियल हमेशा फिनिश गुड्स से कम प्राइस पे बिकता है और फिनिश गुड्स महंगा बिकता है, जिससे कि बेनिफिट ज्यादा किसका होगा? ब्रिटेन का होगा। तो बेसिक उनका यही उद्देश्य था कि ऐसी स्थिति बनाओ कि भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट गुड्स का बनकर के रह जाए। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा एक डेमोग्राफिक दिया गया है, मतलब एक तरह का चार्ट दे रखा है जिसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर में बता दिया आपको डिपेंडेंट ऑन आउटडेटेड मेथड। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड था, पुराने तरह के मेथड्स के ही खेती वगैरह करते थे लोग। कोई नई टेक्नोलॉजी, नई तरह का इंस्ट्रूमेंट या कोई नया जो टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर के, ऐसा कुछ भी नहीं था। लो प्रोडक्टिविटी एंड फ्रीक्वेंट फेमाइन, बहुत ही कम उत्पादन होता था और हर बार कोई ना कोई फेमाइन यानी कोई ना कोई संकट आ ही जाता था, बाढ़ आ गया, कुछ दूसरा आ गया, जिससे कि प्रोडक्शन लेवल भी डाउन रहता था। जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉइटेड फार्मर्स, और जमींदारी सिस्टम भी यहाँ पर था। जमींदारी सिस्टम अगर आपको पता हो तो जमींदार हुआ करते थे जो सभी किसानों से टैक्स कलेक्ट करके जो है वो राजा को यानी इसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे, जिसके बदले में इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और जो है वैल्यू मिला करता था। तो जमींदारी सिस्टम था जिससे कि बहुत ज्यादा फार्मर जो थे वो परेशान थे। ये था एग्रीकल्चर की बात। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में नॉर्मली यहाँ पे स्मॉल स्केल और हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज जो थी वो खत्म हो गई थी, रियून कर दी गई। हमारे देश में जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट की है उनको जो है अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने पूरा फोकस किया कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें और जितने भी फिनिश गुड्स होते हैं उनको हम इंपोर्ट करें, यानी हम सिर्फ कच्चा माल बेचें और बदले में अंग्रेजों से क्या करें? बना हुआ सामान खरीदें। इसके अलावा कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई हमारे देश में जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करती है, बाकी कुछ ज्यादा बड़ा उन्होंने नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि कैसा ढांचा वगैरह बनाया था, तो बहुत ही बेसिक सर्विसेज थी और कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज उन्होंने शुरू करी। उन्होंने रेलवे का निर्माण कराया, कुछ रोड्स बनाए और कुछ बंदरगाह यानी पोर्ट्स का भी निर्माण कराया। और कई बार उन्होंने थोड़ा बहुत इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया कि जिससे खेतीबाड़ी और काम करने में कोई सहूलियत आ सके। अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं तो बहुत ही बेसिक था और बहुत ही कम फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद थी। अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते थे और जब रेलवे, रोड्स और पोर्ट्स बन गए तो यहाँ पर भी लोगों को काम मिलने लग गया था। डेमोग्राफिक यानी लोगों की स्थिति कैसी थी, तो यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, इतनी कम थी कि बताया जाता है कि सिर्फ 32 साल तक की ही एज तक आप जीवित रह सकते थे, उसके बाद की मृत्यु हो जाएगी। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब वो बच्चे जो जन्म लेते हैं और साल भर की आयु को पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं, ये बहुत ज्यादा था। लिटरेसी रेट बहुत कम था, लगभग सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे। इसमें महिलाएं जो थी वो सिर्फ 7% थी जो पढ़ी लिखी हुआ करती थी। तो स्थिति बहुत खराब थी डेमोग्राफी। अभी हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में भी देखेंगे कि क्या क्या था इनके अंदर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वही सेम या हिंदी मीडियम के कंटेंट में भी लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अगला टॉपिक आता है आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर। हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या था। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने बताया इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। अबाउट 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। लगभग 85% आबादी जो थी भारत की वो गांवों में रहा करती थी और वो एग्रेरियन हो गई थी, यानी वो सिर्फ खेती बाड़ी पर ही निर्भर थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो मुख्य रूप से वो खेती ही करे या खेती से जुड़े हुए सहायक काम करते, यही सारा काम वुमेन कर रहे थे। इवन दो इट वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट फॉर फूड एंड रो मटेरियल, और इतना खेती करने के बाद भी वो इतना फसल नहीं उगा पाते थे कि वो खुद की जरूरत को भी पूरा कर सके या इसे आगे बेचकर कुछ कमा सके, यानी अपनी जरूरत को भी पूरा करने लायक भोजन नहीं हो पाता था। इसके साथ साथ इसका मेन कारण था स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से समझे कि आखिर कृषि में 85% लोग 85% पीपल खेती कर रहे हैं, फिर इतना भोजन क्यों
क्यों नहीं हो पा रहा कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, एटलीस्ट भोजन की आवश्यकता पूरी कर ले और कच्चे माल को भी पूरा कर ले, इसको ही बेचकर खूब मुनाफा कमाए। तो इसके पीछे है बहुत सारी कमियां जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। और वो कमियां क्या क्या है? तो सबसे पहली कमी जो हमारे पास यहाँ पर आती है दैट इज हमारे पास था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था जो अंग्रेजों ने लेके आए थे, जिससे कि वो जमीनों को सेटलमेंट किया करते थे। इस सिस्टम में क्या था? बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज द मेन कॉज। अंडर दिस सिस्टम profits of agriculture sector went to zamindar instead of cultivators in the form of lagan irrespective of economic conditions of the cultivators। कहानी ये थी कि अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, अंग्रेजों ने देखा इतने सारे किसान, सबके घर घर जाकर टैक्स कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो एक काम करो, इन किसानों के बीच में से ही एक व्यक्ति को उठाओ जिसको हम क्या कहेंगे? जमींदार कहेंगे। जमींदार जो होगा वो थोड़ा धनी होना चाहिए, यानी थोड़ा पावर में होना चाहिए, जिससे कि कोई भी किसान इस पे हावी ना हो सके। और वो किसान का जमींदार क्या करेगा? जमींदार सभी की जमीनें रखेगा और उस पे किसानों से काम करवाएगा और काम के बदले में जो है उनको पेमेंट करेगा। और बदले में किसान जो उसमें काम कर रहे हैं वो क्या पे करेंगे? वो लगान पे करेंगे और इस लगान के रूप में वो लगान सारा के साथ पहुंच जाएगा जमींदारों के पास। फिर जमींदार से हम टैक्स ले लेंगे, जिससे कि हमको टैक्स आसानी से मिल जाएगा और जमींदार भी जो इस लगान के जरिए बहुत धनी होता जाएगा। यानी सीधी कहानी ये हो गई थी कि जो खेती कर रहे हैं, खेती का फायदा उनको नहीं किसी और को मिल रहा है। जमींदार और अंग्रेज इससे फायदा उठा रहे थे, बट बोथ जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ना तो जमींदार चाहते थे कि एग्रीकल्चर की स्थिति में कोई सुधार आ जाए और ना ही उस समय की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई बदलाव किया। उन्हें सिर्फ अपने टैक्स कलेक्शन से मतलब था और बस वो उसी के पीछे रहते थे, उन्होंने कभी इसमें कोई डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया। पहला कारण तो ये था। इसके अलावा द सेकंड रीजन इज लैंड सेटलमेंट के बाद आपके पास जो सेकंड रीजन आता है वो है आपके पास रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। अब रिवेन्यू सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम थी? द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग द स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर फिक्स्ड, failing which the zamindars would lose all their rights. This forced zamindars to behave in such an arrogant and inhuman way। यानी सिस्टम ये था कि जो सरकार है, जो उसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो जो भी कलेक्ट करेगी रिवेन्यू, यानी जो भी उसको राजस्व चाहिए, उसके लिए उन्होंने किसको बिठा रखा है? उसके लिए उन्होंने बिठा रखा है जमींदारों को। अब जमींदारों की जो डेट है कलेक्शन की वो फिक्स्ड है कि उस तारीख को तुम्हें ये टैक्स जमा करना पड़ेगा और अगर तुम्हें नहीं कर पाते तो तुम्हें जमींदारी से हटा देंगे, उसकी जगह किसी और को बना देंगे। तो जमींदार ये सोचते थे कि अगर हमने टैक्स समय पे जमा ही नहीं किया तो हमें हटा दिया जाएगा और अगर हमें हटा दिया गया तो फिर कोई जमींदार बन जाएगा तो हमारा तो फायदा नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया? जमींदारों ने, ये लोग बड़े एरोगेंट हो जाते थे और इनह्यूमन यानी वो लोग अमानवीय व्यवहार करने लगते थे, यानी मानव होकर के इंसानियत की भावना को खो देते थे और बस वो कुछ भी करके और चाहते थे किसान उनको टैक्स दे दे और वो टैक्स को समय पे किसको दे दे? राजा को दे, ताकि उनकी जमींदारी ना जाए। और इस चक्कर में वो इसका पूरी प्रताड़ना किसको उठाना पड़ता था? किसानों को, और किसान इससे बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। इसके अलावा तीसरा रीजन था यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हालांकि बाद में जाकर के हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया, पर स्टार्टिंग स्टेज पर ये बेनिफिशियल नहीं था, इसलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है जब आप कृषि में खेती करने का उद्देश्य जो है वो सबसिस्टेंस से हटाकर सबसिस्टेंस से आप हटा देते हैं और कहते हैं हम सबसिस्टेंस वाली खेती नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है कैश क्रॉप्स की तरफ जाएंगे। अब कैश क्रॉप्स की तरफ जाने का क्या? सबसिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह, यानी ऐसी कृषि करना जिसका उद्देश्य भोजन प्राप्त करना, यानी ऐसा कुछ उगाइए जिसको उगाकर आप उसे भोजन के रूप में यूज करें और साल भर अपनी जरूरतों को पूरा करें। और कैश क्रॉप होता है वो फसलें जिनको बेच करके, सेल करके आप क्या कमा सके? पैसा कमा सके, मनी कमा सके। अब किसान का पॉइंट ऑफ व्यू था वो सबसिस्टेंस था, निर्वाह, यानी किसान सिर्फ एक बात चाहता था कि भाई मैं खेती करूंगा, उस पे गेहूं, चावल, दाल ये उगाऊंगा और उसको उगा करके साल भर अपना भोजन करूंगा, यानी अपने भोजन का इंतजाम करूंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा, भूख के लिए तो काम कर रहा हूं। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि ना ना ना, तुम इन चीजों को मत उगाओ, इनसे कोई बेनिफिट नहीं है, तुम कैश क्रॉप्स की तरफ आओ। कैश क्रॉप्स मतलब क्या? ऐसी फसलें उगाओ जिसको बेच करके पैसा आता हो, जैसे कि तुम जूट उगाओ, तुम कॉटन उगाओ, तुम इंडिगो उगाओ, इंडिगो यानी नील, इसकी खेती करो, तुम नील की खेती करो। इन सब से क्या होगा? इन सबको तुम खा तो सकते नहीं, लेकिन इनको बेच करके तुम पैसा कमा सकते हो। और ये सारा सामान तुम बेचोगे किसको? तो ये सब कच्चे माल के रूप में तुम ब्रिटिश को ही बेच दो
और ब्रिटिश इसके बदले में आपको क्या करेंगे, इसके बदले में ब्रिटिश आपको हाई प्राइस ऑफर करेंगे, यानी महंगे दामों पर ये फसलें आप बेच सकते हो और महंगे दामों पर ये फसलें बेच करके आपको बेनिफिट हो जाएगा। यानी एक तरीका उसने बना दिया कि कमर्शलाइज करो। जब ये फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन था, ऐसा नहीं कि किसानों की अपनी इच्छा करना चाहो तो कर लो, नहीं, आपको करना ही होगा। फोर्स कमर्शलाइजेशन किया गया कि तुम्हें यही उगाना होगा और यही बेचना होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो भोजन का जो रिसोर्सेज था वो भी कम हो गया, खेती बाड़ी की चीजें तो इसमें यूज होने लग गई, तो इसलिए भोजन की कमी देखने को मिलने लगी। इसके साथ साथ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी एक कारण था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। यहाँ पे मेजर रीजंस का ये बताया जाता है कि फार्मर्स इलिटरेट थे, फार्मर्स इग्नोर कर देते थे सारे मेथड्स और टेक्निक्स को, उन्हें यही नहीं पता था कि किस तरीके से खेती करनी चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। एग्रीकल्चर टूल्स भी अच्छे नहीं थे और जो भी वहाँ पे इंप्लीमेंट्स वगैरह होते थे सब ऑब्सोलीट थे, यानी खराब हो चुके थे, बेकार थे, व्यर्थ जा रहे थे, यानी उनके एफर्ट्स के जैसा उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, ये था पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसके बाद आता है आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट था हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम आया, ये एक प्रॉब्लम बना। दूसरा आया रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, इसमें लगान उसमें जाता था और जमींदारों की मजबूरी थी कि उन्हें फिक्स टाइम पे जो है इकट्ठा करके जमा करना पड़ता था। फिर कमर्शलाइजेशन लाया गया, यानी खेती बाड़ी में कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ाने लग गए। और उसके बाद दो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, खेती बाड़ी का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था वो भी बहुत कम हो चुका था। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या कोई बदलाव हुआ आज तक? क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कोई ग्रोथ था? ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेंट प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी during British rule, but some Indian industries also enjoy worldwide reputation. माना एग्रीकल्चर मेन था, पर कुछ ऐसी भारतीय इंडस्ट्रीज थी उस समय पे भी जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक बहुत अच्छा नाम कमा रही थी। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, और उसमें सबसे बड़ा क्या था? हैंडीक्राफ्ट, यानी हस्तशिल्प में हम सबसे बेस्ट थे। हस्तशिल्प में किस चीज में? हम टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट, यानी कपड़ों पे जो कढ़ाई का काम होता है हैंडीक्राफ्ट, उसमें हम बेस्ट थे। इसके साथ साथ एंड वर स्प्रेड ओवर द होल कंट्री, ये पूरे कंट्री में इस काम को किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट है, हम पर्ल्स यानी कि स्टोन्स पे काम करने के लिए हम बहुत अच्छे माने जाते थे, हम स्टोन से बहुत अच्छा काम करते थे। तो ये सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं हम जो थे वो ग्रो कर रहे थे। ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का रीजन था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे क्या वजह पड़ी कि बाद में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डिक्लाइन हो गया? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिक्लाइन होने के पीछे सबसे पहला जो बताया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट। उन्होंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमारे इस पूरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को नष्ट किया, खत्म किया। कैसे खत्म किया? डिड नॉट allow modern industries to come up, it was lost hit by the policies of British. ब्रिटिश कभी नहीं चाहती थी कि कोई बड़ी या मॉडर्न इंडस्ट्री भारत में लगे, इस पर रोक लगाती थी। और हमारी इकोनॉमी, आपको मैंने पीछे पढ़ाया, ये ऐसी पॉलिसीज लेकर आते थे कि हम इंडस्ट्रीज का काम छोड़ दें और एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर में आकर के हम क्या करें? हम सिर्फ कच्चा माल उगाए, कच्चा माल बनाए और उसी कच्चे माल को बेच दें, बस इतना ही वो चाहते थे। और फिर उससे फिनिश गुड्स कौन बनाएगा? इससे फिनिश गुड्स जो है वो ब्रिटेन बनाएगी और ब्रिटिश सरकार उन फिनिश गुड्स को बनाकर यूरोप में भी बेचेगी और भारत में भी बेचने का काम करेगी। इसके बाद सेकंड चीज था, इसमें क्या कारण था इंडस्ट्रीज के खराब होने का? स्लो पेस डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे भारत में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जो रेस थी वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। ये भी एक कारण है कि पिछड़ गए। इसमें क्या क्या था? ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगन टू टेक रूट्स इन इंडिया। लगभग 19वीं शताब्दी के हाफ तक आते आते जो है हमने यहाँ पर देखा कि भारत में भी कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने लग गई, लेकिन वो बहुत धीरे थी, स्लो थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स। इसमें सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? तो कॉटन और जूट के टेक्सटाइल की कंपनीज वगैरह आती है यहाँ पे। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के रिपोर्ट होती है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, और ये इंडस्ट्रीज जो थे मेनली यहाँ पर इंडियंस के द्वारा ही सेटअप किया गया था और इंडियंस इसमें काम करते थे। इसके साथ साथ आयरन और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज भी हमें यहाँ देखने को मिलती है जो 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग तक लग गई थी। इसमें फेमस नाम आपको पता होगा, टिस्को, टाटा। टिस्को का मतलब है यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। ये आपको टाटा की एक कंपनी है, आपको पता होगा ये सबसे पुरानी कंपनी में से एक है और यही सबसे पहले आई थी जो आयरन और स्टील में काम करती थी, जिसको 1907 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कराया गया था। और 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग से ही ये कंपनी हमारे देश में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से हमारे पास कॉटन और जूट की टेक्सटाइल कंपनीज आई थी। इसमें कॉटन की टेक्सटाइल वेस्टर्न पार्ट महाराष्ट्र में, क्योंकि यहीं पे कॉटन होता है तो यहाँ पे लगाई गई थी। और इसके अलावा एक आयरन स्टील कंपनी 1907 में। जैसा जूट की कोई इंडस्ट्री, जूट ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट यानी कोलकाता के आसपास की कंपनीज लगाई गई थी, क्योंकि वहीं पर ये होता है, यानी कच्चा
माल जहां पे अवेलेबल था वहीं पे कंपनी को लगाने का काम किया था और ये सिर्फ भारतीयों के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमने इंडस्ट्रीज को लगाना स्टार्ट किया, लेकिन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आपको हैवी मशीनरीज, हैवी टूल्स चाहिए होता है जिसे हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स की कमी थी। During the British rule, there was hardly any capital goods industry to promote industrialization in India. शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते थे इंडिया में उस समय पे, ऐसी कोई कंपनी थी नहीं जाता। इवन ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे अटेंशन इन द प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड एंड हैवी इक्विपमेंट। और अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि भारत में कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री लगे, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अगर ऐसा होगा तो भारतीय लोग हम पे निर्भर नहीं रहेंगे और वो चाहते थे कि भारतीय हम पर ही निर्भर रहे, वो हमसे ही सारी सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो प्रोवाइड करे, यानी हम ही उन्हें सारा सामान जो है वो बना करके देंगे और इस तरह से कोई भी जो है इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो यहाँ पर वो खुद से नहीं बना पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट फैक्टर इज लो कंट्रीब्यूशन जीडीपी। जब इंडस्ट्रियल गुड्स की इंडस्ट्री बहुत छोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होगा इसका जीडीपी में भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे हमारे देश में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे बहुत ही कम रोल था। पब्लिक सेक्टर आपको पता हो तो जो सरकारी कंपनियां होती है जो काम करती हैं वो भी बहुत कम थी। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के रूप में काम कर रही थी। इसके अलावा ये कहीं और पे दिखाई नहीं देती थी। अगर आपको पता हो रेलवे तो पता है कि हाँ भाई जिसमें रेलवे का काम होगा, पावर जनरेशन जो बिजली वगैरह बनाने का काम करे, कम्युनिकेशन जो संचार वगैरह कॉलिंग और ये फैक्स वगैरह ये सब देखे, पोर्ट्स बंदरगाह जहां से जहाजें जाती हैं, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि ऐसी कोई कंपनी जिसके लिए सरकार ने पूरा एक मंत्री परिषद बनाया हो और उसके अंदर से वो काम करता हो। तो ऐसा भी कोई कंपनी यहाँ पे कोई खास ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था, कुछ ही कंपनी थी जो लिमिटेड रूप से यहाँ पे काम कर रही थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक है दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने इससे पहले बताऊं तो बेसिक जैसा वर्ड बता रहा है, विदेश के साथ व्यापार क्या होगा? फॉरेन ट्रेड होगा। यानी जब हम विदेश के साथ व्यापार की बात करते हैं उसको ही फॉरेन ट्रेड कहेंगे। द ग्रोथ रेट हाँ ये रहा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की बात करें, इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। पता है हमें सबसे पहले कि पुराने समय में भारत जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेक्टर था। बहुत सारे लोग भारत में व्यापार करने आया करते थे। इंडिया वाज क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड स्टफ एंड मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और भारत में इंडिया ही एक ऐसा देश था पूरे वर्ल्ड में जो सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर था। किस किस चीज में? फूड स्टफ, भोजन की कोई कमी नहीं है भारत में। इसके अलावा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो व्यापार का इसमें टॉपिक अभी आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में आगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से आएगा, वहां आप सीखोगे। बेसिकली ये होता है कि आपका जो ट्रेड लेवल कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट करे, इसको भी हम लोग फेवरेबल करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट ही ज्यादा करते थे। हाउएवर देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड बिकॉज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सरकार आती है उन्होंने पूरी सिस्टम को बदल दिया। मुख्य रूप से उन्होंने क्या किया था, एक तो ऐसी पॉलिसीज लेकर के आते थे जिससे कि ट्रेड खत्म हो जाए, और वो सिर्फ ट्रेड के अगर वो भी रहा ट्रेड तो उसमें ब्रिटिश के साथ हो, जिसमें हमारे पास एक सबसे सिंपल बेसिक आता है ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड एंड टैरिफ क्या था? इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने बेसिक उन्होंने ये कहा कि नॉर्मली दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास इंपोर्ट और एक होता है आपके पास एक्सपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट जो होगा ना इस पे टैरिफ लगेगा और टैरिफ बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर कोई भी चीज भारत के बाहर बेचने जाओगे तो वो महंगा हो जाएगा, तो भारतीय को बाहर बेच ही नहीं पाएगा। और इंपोर्ट में क्या किया उन्होंने, फॉरेन गुड्स पे, ब्रिटेन गुड्स को स्पेशली जिसको ब्रिटेन गुड्स पे जो है उन्होंने क्या कर दिया, सारे के सारे टैक्सेस माफ कर दिए। जिससे होगा ये कि पहले तो भारतीय अपना सामान बाहर बेचने जाएगा, टैरिफ लगेगा, महंगा हो जाएगा, नहीं बेच पाएगा। तो भारतीय सर अपना सामान कहां बेचने जाएगा? भारत में ही बेचने आएगा, भारतीय बाजार में बेच लेता हूं। जैसे वो अपने बाजार में बेचने आएगा वहां ब्रिटेन के गुड्स पे कोई टैक्सेस नहीं लग रहा, बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। यहां तक कि गुड्स के बनाने की कीमत से भी कम कीमत वो सामान बाजार में उतारते थे, जिससे हो क्या कि भारतीय लोग प्राइस सेंसिटिव होंगे। ऑब्वियस बात है, हर जगह कस्टमर एक जैसा ही होता है, प्राइस सेंसिटिव ही होता है। तो जब उसे देखेगा कि ब्रिटेन का सामान इतना सस्ता है तो भारतीय जो खरीदेगा कि किसको खरीदेगा? ब्रिटेन गुड्स को। और इस सबसे होगा क्या, कहीं ना कहीं जो लोग खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, जो इस सब तरह के बिजनेसेस में है, उनका बिजनेस चलेगा नहीं। जब सामान ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों काम करेगा? और धीरे धीरे ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज जिनको अंग्रेजों ने अपनाई थी फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग।
ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज फर्स्ट। अब देखते हैं कि उस समय पे स्थिति कैसी थी, क्या क्या कंडीशंस थी फॉरेन ट्रेड में। पहला था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अभी बता दिया सिर्फ कच्चा माल आप बेचो, यानी हम एक्सपोर्ट करते थे, और बना हुआ फिनिश गुड्स जो था वो हम इंपोर्ट करते थे। कच्चे माल में क्या क्या बेचते थे, हम सिल्क बेचते थे, रॉ सिल्क यानी जो नॉर्मल जिसमें प्राप्त होता है उसी को बेच देना, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, इंडिगो यानी जिसे हमने नील कहा था अभी, ये हो गया, या जूट, ये सब कुछ हम बेच रहे थे। हम खरीदते क्या थे, हम खरीदते थे बने हुए कॉटन, सिल्क और वुलन के क्लोथ्स। हम कैपिटल गुड जैसे मशीनरी वगैरह ये सब कुछ जो है ब्रिटिश से खरीदते थे, यानी कहीं ना कहीं हम सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट करते थे और बना हुआ सामान ब्रिटिश की गवर्नमेंट से खरीद लिया करते थे। पहला पॉइंट। दूसरा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, जैसा मैंने आपको बताया पीछे, ऐसी पॉलिसी से सिर्फ ब्रिटेन का ही कंट्रोल है, तो उन्होंने अपना एक अधिकार बना लिया। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधा से ज्यादा ट्रेड हम किसके साथ करते थे, सिर्फ ब्रिटेन के साथ, और रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज। और कुछ अदर कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड करने के लिए अलाउ करते थे। बाकी कंप्लीटली ट्रेड किसके अंदर आता था, हमारे साथ ही आता था, और कौन के साथ, मतलब ब्रिटेन। यानी कहीं ब्रिटेन ने अपना मोनोपोली बनाया था, और भारत और इंडिया में ट्रेड अच्छा चलता रहा इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। इसलिए उन्होंने स्वीज कैनाल की ओपनिंग करवाई थी 1869 में, जिससे कि एक डायरेक्ट रूट मिल जाए शिप्स को इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जाने आने में। ये भी याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, स्वीज कैनाल कब आया था, 1869 में, और इसने क्या किया था, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ट्रेड को आसान बना दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। थर्ड पॉइंट है कि इन्होंने हमारे भारतीय वेल्थ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया, इंडिया बिकेम एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया को पता, जैसा मैंने आपको बताया कि हम फिनिश गुड्स को सिर्फ इंपोर्ट करते थे, और एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और हम कच्चे माल को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा ह्यूज एक्सपोर्ट हो जाता था, और एक्सेस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट इतना ज्यादा मतलब हम करते थे कच्चे माल में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये होता था कि हमारा इंपोर्ट महंगा होता था। मतलब बेसिक कहानी है कि आप 5 रुपए की चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो और वहां से बन के 10 रुपए की चीज खरीद रहे हो, तो होता ये था कि हमारा एक्सपोर्ट भले किलो कितना ज्यादा हो, हमारा इंपोर्ट हमेशा उससे हैवी हो जाता था, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस दिखता नहीं था, और कहीं ना कहीं रिजल्ट ये होता था कि हमारा जो इंडिया है उसमें सारी चीजें जो है वो खर्च करते थे। हमारा गोल्ड या सिल्वर जिसमें भी पेमेंट्स होती थी वो बाहर चला जाता था, और विदेशी मुद्रा कम होता था। इसलिए हर कोई देश चाहता है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे। Furthermore, export surplus did not resulted in any flow of gold or silver into India. इसकी वजह से कोई भी ज्यादा गोल्ड या सिल्वर भारत में एक्सपोर्ट से आ भी नहीं पाता था, जिसकी वजह से अब एक्सपोर्ट सरप्लस क्यों चाहिए था, एक्सपोर्ट सरप्लस इसलिए चाहिए था कि हम इससे पेमेंट्स कर सके अपने सारे खर्चे वगैरह के, या ऑफिस वगैरह में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ब्रिटेन के वहां पे, इसके साथ साथ हम वॉर वगैरह में जो भी खर्चे आ रहे हैं उसको पे करने में यूज कर सके। लेकिन ये सारा बेनिफिट किसको मिलता था, जो फिनिश गुड्स बनाएगा, और वो कौन बना था, ब्रिटेन। जिससे ब्रिटेन के वजह था हमारी भारतीय व्यवस्था जो थी, ट्रेड जो था वो पूरी तरीके से, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो गिरती जा रही थी, नष्ट होता जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा बेनिफिट्स अंग्रेजों को ही मिल रहा था। इसके बाद लास्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अभी बताया था पीछे आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब आपको ये समझना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लोग किस तरह के थे। तो बेसिक बताऊं तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आता कहां से है, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है आता है आपके सेंसस से। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो सबसे पहली जो जनगणना थी वो यहीं पे कराई गई थी, और ये पहली जनगणना कब हुई थी, ये पहली जनगणना हुई थी आपके पास 1881 में, 1881 में, और उसके बाद से हर 10 साल के बाद जनगणना कराने का प्रावधान लाया गया, जिससे देश के लगभग स्थिति का पता लग सके। जब पहली बार जनगणना कराई गई थी उस समय पे एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम ऐसे बहुत सारे आपके बुक में है, आपको कुछ नाम याद रखने से दादा भाई नौरोजी, ये याद रखिएगा, ये भारत के थे, उन्होंने गणना करने में मदद करी थी। विलियम डिग्री, ये भाई साहब भी थे जिन्होंने इस समय पे गणना करने में हमारी मदद करी थी, और इन्होंने जब भारत की गणना करी तो जो जानकारी मिली है उसको डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहते हैं। और इसी तरीके से हर 10 साल के बाद सरकार भी जनगणना कराती है और ये पता लगाती है कि देश की स्थिति क्या क्या है, और उससे फिर आने वाले समय में जो देश के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाना होता है वो बनाने का काम किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस थे हमारे देश में। सबसे पहली कंडीशंस, हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा था, यानी कहीं ना कहीं हम ये कहें तो बहुत ज्यादा बच्चे जन्म भी ले रहे थे और उतने ही ज्यादा लोग जो है वो मर भी रहे थे। अगर बर्थ रेट की बात करें तो ये 48 था, और डेथ रेट की बात करें तो ये 40 पर 1000 था, यानी जहां 48 बच्चे जन्म लेते थे वहीं पे 40 बच्चे मर भी जाया करते थे। और ये सब होता किस वजह से था, मैसिव पॉवर्टी, गरीबी बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से देखने को मिलता था। दूसरा, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। इसमें फीमेल की बात करें तो ये 7% से भी कम था, जो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल खत्म के रूप में। थर्ड कंडीशन, पुअर पब्लिक फैसिलिटी, कोई खास पब्लिक फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, यानी सरकारी कोई भी जो व्यवस्था थी वो बहुत बेकार थी, बहुत सारी बीमारियां वगैरह, एयरबोर्न, वाटरबोर्न जैसे डिजीजेस वगैरह फैल रही थी, जिसकी वजह से भी लोगों की मृत्यु और परेशानियां बढ़ी हुई थी।
इसके साथ साथ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी मैंने आपको बताया, ये 1 साल की आयु को पूरा करने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। उस समय पे रेट 218 पर 1000 यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चे साल भर से पहले ही मर जाते थे और ये रेट जो था वो बहुत हाई होता था। इस समय पे करंटली बात करें तो ये 25 पर 1000 है, यानी जहां पहले 218 मरते थे आज भी 25 बच्चे मर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करो, ये भी बहुत कम है। अभी उस समय पे 32 इयर्स थी, इस समय पे प्रेजेंटली कितना है 69 इयर्स है। ये डिफर भी कर सकता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से, पर मोस्टली इंडिया में 69 इयर्स तक आप जीवित रह सकते हैं। पर पहले से 32 साल तक की आयु तक ही आप जीवित रह सकते थे, जिसकी वजह से भारतीय पॉपुलेशन में भी इसका असर देखने को मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में हम देखें तो 70 से 75 या बेसिक सीधा बोलो तो 80% पीपल जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही काम करते थे और बचे हुए 10 से 15% लोग ही वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जैसी चीजों में काम किया करते थे, यानी मोस्टली पीपल कहां पे थे, एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर हम तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मतलब बेसिक फैसिलिटीज वगैरह जो थे यहाँ पर उसके बारे में बात करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट से हम अभी देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या था। तो पहला जो समझते हैं यहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो भारतीयों के हितों के लिए अच्छा भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहली फैसिलिटी जो अंग्रेजों ने हमारे लिए यहाँ पे बनाई वो थी रोड्स, सड़कें बनाना। सड़कों से क्या फायदा होता था? सड़कों से पहला फायदा बनाने का उद्देश्य क्या था ये भी समझ सकते हो। तो पहला तो था मोबिलाइजिंग द आर्मी, आर्मी को एक दूसरे का आने जाने के लिए सड़कें बनानी पड़ी। दूसरा फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कंट्री साइड टू नियर बाय रेलवे पोर्ट्स। अब जो गांव वगैरह में जो कच्चा माल तैयार हुआ है उस कच्चे माल को रेलवे तक या बंदरगाह पोर्ट तक पहुंचाने के ताकि वहां से ब्रिटेन जा सके, उसके लिए भी रोड्स बनाए गए थे ताकि चीजों को वहां तक पहुंचाया जा सके। देखो बेसिक कहानी है कि भले ही उसका फायदा या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, पर इन सभी से ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं से कोई उद्देश्य ब्रिटेन को ही फायदा पहुंचाना रहा होगा। फिर दूसरा आता है रेलवे। रेलवे का क्या उद्देश्य था लाने का? टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। पूरे भारतीय टेरिटरी में सही से कंट्रोल कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, कहीं भी आना आसान हो, इसके लिए किया गया था। इसके साथ साथ ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो फॉरेन ट्रेड था उसको रेलवे और बहुत सारे पोर्ट से लिंक किया गया। रेलवे ऐसी जगह चलाओ जो रेलवे बंदरगाहों को जोड़ दे, यानी सामान जल्दी जल्दी पहुंचने लग जाएगा। इससे होता क्या था? टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, जिससे कि भारतीय लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा और ब्रिटिश में मतलब विदेशी लोग जो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे उनका वैल्यू बढ़ता जाएगा। यहीं पर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत ही हाई कॉस्ट था, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसमें होता क्या था? ये मतलब बिजली के माध्यम से टेलीग्राफ यानी फैक्स के बारे में आपने सुना होगा कभी, तो यानी मैसेज को टाइप करके ब्रिटेन से भारत भेज दिया जाता था और बहुत जल्दी वो मैसेज भारत तक पहुंच जाता था और उसके हिसाब से यहाँ पे बैटरी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके हिसाब से काम कर पाती थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो गया था। इसके साथ साथ अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, चैप्टर की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉजिटिव मतलब वही सेम बात कि जिससे हम ये कहेंगे कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमें क्या ऐसा लगता है जो सकारात्मक यानी अच्छे प्रभाव पड़े। अच्छे प्रभाव इन द सेंस की बाद में उसका बेनिफिट हुआ, पर उद्देश्य मैं पहले आपको स्टार्टिंग बता दिया, उसका उद्देश्य भारतीयों को बेनिफिट देना नहीं था, ब्रिटेन का ही बेनिफिट था। इसमें सबसे पहला आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने आपको पहले बताया था, ये बाद में खराब लगा लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिससे हम आज सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन और आगे में और इस पे काम करना चाहिए। कमर्शियलाइज करोगे यानी ऐसी चीजें होगी इसको बेच के वाकई फायदा होता है। जब ये करेंगे तो किसान की भी वेल्थ बढ़ेगी और किसान फिर ज्यादा बेहतर लाइफस्टाइल जी पाएगा। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवे, ऑब्वियस सी बात है रोड और रेलवे और ये सबसे सस्ता और रैपिड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बन चुका है भारत में। आपको पता होगा सारी ग्रोथ वगैरह रेलवे पर डिपेंडेंट है और सबसे ज्यादा रोजगार भी इसमें भारत में कौन देता है? रेलवे देता है। इसके साथ साथ रोड्स एंड रेलवे वर्क एज अ ग्रेट चेक ऑफ फेमाइन। जब कोई महामारी आती है तो उस समय पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सड़कें और रेलवे, जिससे कि बहुत सारा फूड सप्लाई वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। यहां तक कि अगर आप कहीं पे किसी तरह की कोई अवेलेबिलिटी करानी है, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी, तो वो भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मेडिसिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। हमारे देश में पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर का मतलब वस्तु विनिमय, यानी एक गुड के बदले गुड, यानी सामान के बदले सामान। लेकिन इन्होंने ही, अंग्रेजों ने ही हमें मॉनेटरी सिस्टम ला करके दिया था, यानी जो आज आप रुपीस देखते हो, मनी देखते हो, करेंसी नोट्स देखते हो, ये सब सिस्टम है। बैंकिंग देखते हो, ये सब मॉनेटरी सिस्टम किसने ला करके दिया? अंग्रेजों ने। इसके साथ साथ अंग्रेजों का एक और इंपॉर्टेंट काम ही द
ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इन्होंने हमें सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना करके दिया, जिसके यदि आपको पता होगा यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं और जिससे बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस जैसे पदों पर नियुक्ति यानी भर्ती की जाती है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी अंग्रेजों का ही बनाया हुआ जो उन्होंने प्रोवाइड किया। फिर से बताऊं क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, दूसरा रोड्स और रेलवे बना करके दिया, तीसरा हमें फेमाइंस वगैरह में हेल्प होती है रोड रेलवे से जाने में, वो हो गया, चौथा हमें मॉनेटरी सिस्टम प्रोवाइड किया और पांचवा एक अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करके इन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स है जो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देख लिया। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो हमने सारे कवर करने की कोशिश करी है। इसे रिवाइज रिकॉल करें, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।